अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ फ्रॉम योर चैप्टर वर्क इन एनर्जी फिजिक्स पार्ट 1। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे जाने से पहले हम अगर पोटेंशियल एनर्जी को देख लें तो पोटेंशियल एनर्जी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी फील्ड में, वेदर वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है या कोई और फील्ड है, उसमें ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे मौजूद है उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस चीज़ की आप एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड लेते हैं, उसमें आप अर्थ की सरफेस ले लो। हम अर्थ की सरफेस को अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे सरफेस पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। हम अपने रेफरेंस पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो रखते हैं और इसके रेफरेंस से फिर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं। अगर आपने अर्थ की सरफेस को अपना रेफरेंस पॉइंट रखा और उस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रखी है तो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे मौजूद है वो उसकी पोजीशन आपको बताएगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, और हर हाइट की वजह से उसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है वो आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से फेंकोगे और नीचे आपके पास कोई भी आप कोई पर्सन ले लो या कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, उस पर ये ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स लगाएगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इस हाइट से अगर आप फेंकोगे तो फोर्स लगाएगी डिफरेंट होगी, या वो जो ऑब्जेक्ट पे वर्क डन कर रहा होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप ऊपर कोई ले लो उसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ड्यू टू पोजीशन आती है। जितने आपके पास हाइट ज़्यादा होती है उतनी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स उस ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी टू डू वर्क ज़्यादा होता है। एनर्जी को हम इसी तरह डिफाइन करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का कितनी एबिलिटी है कि वो वर्क डन कर सके या फोर्स लगा सके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यही है ड्यू टू पोजीशन। अब आप अगर एक बॉडी कंसीडर करो, हम इसी को ही लेते हैं जिसका मास m है एट अ सर्टेन हाइट h in a gravitational field, thus potential energy would be potential energy is equals to mgh। ये potential energy का हमारे पास फॉर्मूला है, ये इक्वल होती है mass into gravitational acceleration multiplied by height। When the height h of the body is greater than the radius of the earth, then above equation is not applicable। अब अगर हमारे पास ऐसा केस हो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किसी बहुत ज़्यादा हाइट पर मौजूद है, वो हाइट इतनी ज़्यादा है कि वो अर्थ के रेडियस है, या अगर आपके पास अर्थ का रेडियस है उससे कई ज़्यादा है, तो उस केस में आपके पास ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ती है ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद हो। एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ नीडेड फॉर दिस पर्पज। 0 पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज़ फिक्स्ड। आपको इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इस पर्पज़ के लिए हम 0 पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज फिक्स्ड, हम 0 पॉइंट को फिक्स करते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो अगर आप अर्थ की सरफेस से लेते हो तो अर्थ की सरफेस पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 फिक्स कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर उसकी जितनी हाइट होती है 0 से ऊपर उसे हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पर अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे मौजूद है अर्थ की सरफेस से, तो उसके लिए भी आपको एक ना एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है तो पोजीशन हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट से फाइंड करते हैं। आपको इसके लिए भी एक कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा या 0 पॉइंट चाहिए होगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। तो हम ऐसा पॉइंट कहाँ फिक्स करेंगे, अर्थ की सरफेस पे तो नहीं कर सकते, तो हम आमतौर पे ये करते हैं कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं। इन्फिनिटी पे लेने की वजह से इन्फिनिटी अर्थ से इतना दूर पॉइंट है कि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो आप जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी उस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे 0 आएगी। इस चीज़ को हम उसका 0 पॉइंट कहते हैं, या इन्फिनिटी को हम 0 पॉइंट कहते हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाती है। फिर आप उसको अपना रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर सकते हो और फिर उस पॉइंट से आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो जो भी आपने अर्थ की सरफेस से काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद है। 0 point is a point so far away from the earth that the force of gravity is negligible। ये बात हमने पढ़ी है अर्थ के सेंटर कि आप जितने करीब जाते रहते हो उतनी ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और जितना आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते हो उतनी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू
कम होती जाती है। तो इन्फिनिटी हम ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं जो इतने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मौजूद होता है कि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। जब ज़ीरो होती है तो हम उसे अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, ये ज़ीरो पॉइंट बनाते हैं, और फिर उससे हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम अर्थ की सरफेस को ज़ीरो पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट लेके उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करते थे, हाइट h, इसी तरह हम ये काम करते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की केस में। हैंस पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। अब इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए या उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फिगर को कंसीडर करते हैं, जो आपकी फिगर 4.12 है आपकी बुक में पेज नंबर 132 पे। To compute the work done in moving body from Earth's surface to very far distance point where the force of gravity reduces, consider a body of mass m at point P1 at a distance r1 from center of Earth. आपके पास ये अर्थ है, ये आर ई यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, वो इस पॉइंट पे पॉइंट 1 पे मौजूद है इस वक्त, और अर्थ की सरफेस से इसका डिस्टेंस है r1। हमने इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है अप टू इन्फिनिटी, तो आपने उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन करना होगा। हम उसकी वैल्यू देखेंगे, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एंड में निकालेंगे। तो ये सारा कुछ हम इस फिगर की हेल्प से करेंगे। As the bodies move from point 1 to far of point n, the gravitational force does not remain constant. Of course, अगर आप इसे यहाँ से मूव करवाना शुरू करते हो इन्फिनिटी तक, तो इसके दौरान में आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जस्ट लाइक वी डिड इट इन वर्क डन इन अ वेरिएबल फोर्स, तो आपको ज़रूरी होता है कि आपके पास हर पॉइंट पे फोर्स कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो आपके पास डिस्टेंस है सारा, उसे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने वर्क डन इन अ वेरिएबल फोर्स में किया था, ताकि हर सेगमेंट के अंदर आपको फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट मिले। Therefore we divide the whole distance into a number of small distances each of magnitude del r. आपके पास जितने डिस्टेंस हैं वो उनका मैग्नीट्यूड del r है। del आपके पास बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। del r आपके पास इक्वल होता है r2 माइनस r1। इस पोजीशन में से आप इस पोजीशन को माइनस करो तो आपके पास बीच का डिस्टेंस आ जाता है, और हमने इक्वल रखा है। ये सब आपके पास हर दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो del r के इक्वल है। यही अगर आपके पास पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के दरमियान में आप लोगे तो वो del r इज इक्वल्स टू r3 माइनस r2, और सिमिलरली del r इज इक्वल्स टू rn माइनस rn माइनस 1। rn आपके पास n पॉइंट पे जो उसकी पोजीशन है वो rn है, और rn माइनस 1 उस n पॉइंट से जो निचली पोजीशन है। अर्थ की सरफेस से पॉइंट 2 का डिस्टेंस r2 है, पॉइंट n माइनस 1 का डिस्टेंस n माइनस 1 है, और सिमिलरली पॉइंट n का डिस्टेंस n है। अर्थ की सेंटर से बिल्कुल आपने ये लिया है। इस केस में जब आप स्मॉल सेगमेंट्स बना देते हो तो आपके पास फोर्स कांस्टेंट रहती है। अब बच्चे हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में दे जाते हैं। सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करते हैं। आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में मूव करने के लिए, इधर से इस पॉइंट तक। वर्क डन बिटवीन 1 and 2 वुड बी, वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो आपके पास फोर्स है वो एवरेज फोर्स है, इन दोनों जितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाने के लिए, और डिस्टेंस है हमारे पास del r। del r हमारे पास इक्वल होता है r2 माइनस r1। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपके पास, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ से या अर्थ के सेंटर से। और यहाँ पे r, क्योंकि हमने एवरेज डिस्टेंस लिया है, वो हमारे पास इक्वल होता है r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। फ़िलहाल हम इन दो पोजीशंस के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो एवरेज डिस्टेंस या एवरेज दो वैल्यूज़ का निकालने का यही तरीका होता है, हम वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं और उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो हम इस पोजीशन और इस पोजीशन का एवरेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं हमारे केस में। तो ये r2 में आप r1 को ऐड करोगे और इनके नंबर से डिवाइड कर दोगे। ये दो वैल्यूज़ हैं इसलिए 2 से डिवाइड किया। इसी तरह अगर आपने एवरेज 3 वैल्यूज़ का निकालना होता है तो आप वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हो और उनको उनके नंबर से डिवाइड कर देते हो, यानी उस केस में हमारे पास 3 से डिवाइड होगा। यह है हमारे पास r एवरेज इज़ इक्वल्स टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाय 2। हम अब अपनी इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं।
एज आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई टू। आर टू हमारे पास हो जाता है पहले आप इस इक्वेशन पे आओ, ये जो है डेल आर इज इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। तो आर डेल आर हमारे पास इक्वल है आर टू माइनस आर वन के, तो आर टू हमारे पास इक्वल हो जाएगा आर वन इधर नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव आर वन प्लस डेल आर। आर एवरेज का जो ये फार्मूला है इसमें आर टू की जगह अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो आर वन प्लस डेल आर, ये दोनों आर वन आपस में ऐड होकर टू आर वन बनाएंगे प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास एलसीएम है, दोनों पे अलहदा हो सकता है, आप इसको इसके साथ अलहदा लिखो, इसके साथ अलहदा लिखो, टू टू से कैंसिल आउट, ये आपके पास बच गया आर वन और डेल आर डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास आर एवरेज की वैल्यू बनी है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चे हमने हमारे पास अगर आपने इस फार्मूला में आर एवरेज को रिप्लेस करना था ना, इसकी वैल्यू तो ये स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। आर एवरेज स्क्वायर इक्वल टू आर वन प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। आर वन का स्क्वायर अलहदा करो और इस सारी टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये फार्मूला वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ये आपके पास ए स्क्वायर, ये आपके पास बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए हमारे पास यहाँ पे आर वन है और बी हमारे पास ये है। और बच्चे क्योंकि हमने इन सेगमेंट्स को बहुत स्मॉल लिया, ये जो आपने बनाए हुए हैं सेगमेंट्स, इनको हमने इतना स्मॉल लिया कि इनमें फोर्स कांस्टेंट रहे, तो अब डेल आर जो है इसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल है या स्मॉल है, तो हम इसे अपनी मेन इक्वेशन में निगलेक्ट कर सकते हैं। हम यूँ ही करेंगे, आपने देखो क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है डेल आर स्क्वायर की, इस टर्म को हम ज़ीरो कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी फिर ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। डेल आर की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए ये हमारे पास ज़ीरो हो गया। बाकी आपके पास जो इक्वेशन बनी है आर वन स्क्वायर प्लस टू, टू से कैंसिल आउट आर वन डेल आर। ये अब आप अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर, ये जो डेल आर है इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो डेल आर हमारे पास इक्वल था आर टू माइनस आर वन के, उस वैल्यू को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया आर वन आर टू और माइनस आर वन स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, आर एवरेज स्क्वायर आपके पास इक्वल आ गया आर वन आर टू के। अब इसको हमने रिप्लेस करना है अपनी इस इक्वेशन में, यहाँ पे आर एवरेज स्क्वायर की जगह। तो आपके पास आपकी मेन इक्वेशन यूँ आ जाती है जी एम ई एम आर वन आर टू इंटू आर टू माइनस आर वन। ये देखें यहाँ पे ये जी एम ई एम आर एवरेज स्क्वायर, ये आपके पास वन में आप एफ ए वी की जगह ये वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, और आर टू माइनस आर वन डेल आर ये डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान का, और हमने बेसिकली ये वैल्यू फाइंड की और इसको मेन इक्वेशन में रिप्लेस किया। तो आपके पास ये सारा कुछ करके इक्वेशन वन कुछ इस तरह की बन जाती है। ये आर एवरेज स्क्वायर की जगह ये है हमारे पास जी एम ई एम आर टू माइनस आर वन। अब आपके पास बच्चे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म इसके नीचे आ सकती है, आप इस टर्म को इधर कर लो। अब ये आपके पास एलसीएम बन गया, ये इस पे अलहदा हो सकता है और इस पे अलहदा हो सकता है, हम इसको इसके नीचे अलहदा लिखते हैं और इसके नीचे अलहदा। आर टू से कैंसिल आउट, आर वन से कैंसिल आउट। आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है वर्क डन बिटवीन 2 points 1 and 2 would be 1 over r1 minus 1 over r2. Similarly, work done between point 2 and point 3 would be GMEM 1 over r2 minus 1 over r3. Say, and again, work done between point 3 and 4 would be GME mass ME mass of earth है, M हमारे पास mass of object है जिसे हम मूव करवा रहे हैं, 1 over r3 minus 1 over r4 up to work done between point n minus 1 and n। जो आपके पास लास्ट पॉइंट है वो वर्क डन दो पोजीशंस के दरमियान में होगा, वो है हमारे पास n minus 1 और n। तो आपके पास ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी 1 over r n minus 1 over r n। अब हमने जितनी भी वैल्यू, क्योंकि आपने वर्क डन जो फाइंड करना होता है वेरिएबल फोर्स के केस में भी हमने ये देखा था, जब आपके पास फोर्स चेंज हो रही होती है तो हम हर स्टेप का हर सेगमेंट का वर्क डन निकालते हैं और फिर उन्हें आपस में ऐड करते हैं। तो आपके पास वर्क डन, टोटल वर्क डन जो आएगा पॉइंट 1 से पॉइंट n तक मूव करने के लिए, वो इक्वल होगा सम ऑफ वर्क डन इन ऑल सेगमेंट्स 1 to 2 + 2 to 3 + 3 to 4 अप टू n minus 1 into n। तो जब आप इस वर्क डन को रिप्लेस करते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जी एम ई एम 1 over r1 minus 1 over r2 प्लस
GMEM 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस सो ऑन, आप इसको ऐड करते जाओ अप टू GMEM 1/r माइनस RN माइनस 1 माइनस 1/rn। तो ये हमारे पास टोटल वर्क, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगी तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो आपको चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट 1 से लेके इन्फिनिटी पॉइंट पर लेके जाने के लिए। अब बच्चे इस इक्वेशन पर गौर करो तो GMEM सारी इक्वेशन में कॉमन है, इस वाली इक्वेशन के साथ भी है, इसके साथ भी है, और बीच में जितनी इक्वेशन सब के साथ भी है, और एंड वाली इक्वेशन के साथ भी है। तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 माइनस r3 माइनस 1/r4 अप टू 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। अगर अब हम इन्हें ओपन ब्रैकेट्स इनकी ओपन कर लें तो 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होता है 1/r3 प्लस 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 1/r3 प्लस माइनस माइनस 1/r4 अप टू 1/rn। अब इस बात इधर यहाँ गौर करो तो 1/r1 जैसा जैसे यहाँ पे बीच में कोई टर्म नहीं है पर बाकी हर टर्म रिपीट हो रही है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये माइनस 1/r2 है तो ये आपके पास प्लस 1/r2 है, इसी तरह माइनस 1/r3 है और आपके पास अगला प्लस 1/r3 है। ये सारी जो बीच वाली टर्म्स हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस माइनस होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। आपके पास दो टर्म्स बचेंगी 1/r1 माइनस 1/rn। ये है आपके पास टोटल वर्क डन पॉइंट 1 से पॉइंट n तक के जाने के लिए। अब अगर हम ये बात करेंगे जो हमारा पॉइंट n है वो इन्फिनिटी पे लाई करता है, तो आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करो इस मेन इक्वेशन में और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मेन फार्मूला क्या बनता है। अप टू इन्फिनिटी 1/n की जगह हमने पुट किया इन्फिनिटी, ये सारी टर्म आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगी। अब हमें ये बात पता है किसी भी चीज़ को आप किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो आंसर आपके पास 0 आता है। यहाँ पे 0 हो गया। 1/r1 माइनस 0 आपके पास इक्वल होता है 1/r1 के। आपके पास इक्वेशन यू बन गई है, ये r1 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, आपने उसके नीचे लिख लिया है, तो आपके पास del w इज इक्वल टू 1 अप्रोचेज टू इन्फिनिटी GMEM डिवाइडेड बाय r1। इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस RE देन, अगर आप अब अपने इस ऑब्जेक्ट को जो किसी पोजीशन r1 पे खड़ा था अगर उसे हम अर्थ की सरफेस से डिस्प्लेस करें, ये देखें ये अर्थ की सरफेस है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है RE यहाँ तक, ये किसी पोजीशन 1 पे था। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से डिस्प्लेस करो तो इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से वो RE के इक्वल होगा, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पे पड़ा है यहाँ पे, तो आपके पास डिस्टेंस RE आ जाएगा। इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस RE देन आपके पास r1 की जगह हम लिख सकते हैं RE। आपके पास मेन इक्वेशन ये बनेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है GMME डिवाइडेड बाय RE के। असल में अगर आप इस बात पे गौर करो तो आप जितना वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हो, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है और आप ऑब्जेक्ट को ऊपर इन्फिनिटी तक पहुंचा रहे हो, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इस केस में जो हमारे पास वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के साथ ये नेगेटिव साइन आता होता है। क्यों? इट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, सो इट्स वैल्यू इज़ टेकन एज नेगेटिव। तो आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है माइनस GMME डिवाइडेड बाय RE। ME मास ऑफ अर्थ, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम इस फार्मूले की वजह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो आपकी बुक में जो है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल। अगर आप कितना वर्क डन करते हो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए किसी सर्टेन पॉइंट से इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल, ज़ीरो पोटेंशियल का जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे हम लेते हैं, तो आप इसको यहाँ तक ऐसे डिफाइन करो कि वर्क किया जाने वाला वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन पॉइंट में अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, जैसे हमने वो सर्टेन पॉइंट 1 लिया था, टू अ पोजीशन ऑफ ज़ीरो पोटेंशियल जो कि है इन्फिनिटी, सच दैट द बॉडी नेवर एक्सेलरेटेड। तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होती। एक्सेलरेशन ना होने की वजह यह है कि आपके पास
कांस्टेंट थी फोर्स, आपने सेगमेंट्स को इतना स्मॉल बनाया था कि हर सेगमेंट के अंदर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट थी। आपके पास ऑब्जेक्ट कभी भी फोर्स आपके पास चेंज नहीं हुई, आपके पास एक्सेलरेशन कभी भी हुई नहीं है। ये एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वहाँ से आप इस चीज़ को देख लो। अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो आपके पास एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज़ डिफाइंड एज, तो ये बचे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। और अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर आपने उसको डिफाइन करना है किसी भी पॉइंट के लिए, तो उसकी डेफिनेशन है द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट दैट पॉइंट विच इज़ एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, किसी मास की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है किसी पॉइंट पे जो कि एक डिस्टेंस आर पे है अर्थ के सेंटर से। तो इसका फार्मूला आपके पास बन जाता है -gm/r/e। बच्चे ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का की डेफिनेशन, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास तब होती है जब वर्क डन किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट से मूव करवा के इनफाइनाइट पॉइंट पे लेके जाने के लिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करो और इसके नोट्स बनाओ। थैंक यू।